morning students. Beta, in our previous lecture we have discussed about plant tissues और plant tissues में भी हमने complete नहीं किया था. We have discussed simple permanent tissue और वो भी हमारा complete नहीं हो पाया था. ठीक है. We have discussed about parenchyma and collenchyma. तो बेसिक सा डिफरेंस जो आपने याद करना है, देखो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने थोड़ा सा डीप डाल दिया है उसमें. ठीक है ना. अगर इतना नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, कम से कम इतना जरूर पढ़ो एक तो टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इस पर्टिकुलर पार्ट में कौन सा टिश्यू है. ठीक है ना. जितना आपको लिखवाया है या जो करवाया है उसमें जो बताया गया है वो ही करिए. ठीक है. प्लस जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कर सकते हैं. एक बार मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है प्लांट टिश्यू का तो आपको एक असाइनमेंट दे देंगे. ठीक है. आगे बात समझ में. आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग बहुत कम क्लासेस है. मेरा काम आपको सिलेबस कंप्लीट करवाना है. अब कितने लेक्चर में होता है इट डजंट मैटर. ठीक है. वहां सिर्फ 3 लेक्चर दिए हैं, बट मेरे बस की बात नहीं है कि मैं आपको सिर्फ 3 लेक्चर्स में और 2 चैप्टर पूरे के पूरे कंप्लीट रिवाइज करवा दूं. ठीक है. क्योंकि आप बहुत पहले आपने किए थे और आप पूरा भूले बैठे उसको. ठीक है ना. और ऑब्वियसली कोई बच्चा किसी स्कूल से है, कोई बच्चा किसी स्कूल से है, तो इसलिए इसको हम थोड़ा डिटेल से ही ले लेते हैं. कोई दिक्कत नहीं है. अभी हमारे पास टाइम है तैयारी करने का. ठीक है. अगर सही मायने में हम तैयारी कर रहे हैं तो अभी हमारे पास टाइम है और हम इसको अच्छे से कर लेंगे. ठीक है ना. बट जो भी करो अच्छे से करो. तो अभी फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, एक बार कंप्लीट रीड आउट करो 9th क्लास का. ठीक है. शुरू में डिटेल से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है. एक बार कंप्लीट रीडिंग मारो. एक दिन में एक चैप्टर आराम से हो जाता है. एक दिन में एक चैप्टर नहीं कर पाते हो, देखो आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट. ठीक है. एक दिन में एक चैप्टर नहीं कर पा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. जस्ट जो टॉपिक यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, खास करके मैं बायो की बात कर रही हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स आप अपना देख लेना. जो टॉपिक मैंने आपको, मैं डेली का आपको छोटा सा एक टॉपिक करवा रही हूँ. ठीक है. डेली थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेंगे और हमारा दोनों चैप्टर्स आराम से हो जाएंगे. ठीक है ना. तो आप थोड़ा थोड़ा रोज रिवाइज करिए. जितना मैं आपको करवा रही हूँ एक बार उसकी रीडिंग मारिए और जो मैंने पढ़ा है उसको सुन लीजिए आराम से. और आपको लगे कि कोई चीज, जैसे यहाँ पे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजें अलग से बताई जाती हैं. ठीक है. तो बुक के अंदर ही उसको थोड़ा थोड़ा नोट कर लीजिए वीडियो से. कंप्लीट उसको रिटर्न फॉर्म में करने की जरूरत नहीं है. कोई देखने वाला नहीं है कि आपको आपने लिखा है या नहीं लिखा. लिखा हुआ मैटर नहीं करता, आपने कितना गेन किया दैट मैटर्स. ठीक है. तो लिखने की बजाय चीजों को समझने पे और उसके लिए जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं उस पर ध्यान देना है. क्लियर. ठीक है ना. तो अब स्टार्ट करते. देखो अभी तक जो हमने पेरेंकाइमा है लगभग सभी पार्ट्स में प्रेजेंट होता है, सॉफ्ट टिश्यू है और लिविंग रहेगा. ठीक है. जहां तक बात है कॉलन, अच्छा पेरेंकाइमा की मॉडिफिकेशन हमने पढ़ी है, एरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, पैलिसेड सेल्स, प्रोसेनकाइमा, है ना. तो वो भी आपको अच्छे से करनी है. ठीक है. इसके अलावा हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑलरेडी कर चुके हैं. इतना डीप नहीं कर सकते हो तो कम से कम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की आपने क्या पढ़नी है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की आपने याद रखना है कि कहाँ पे कौन सा टाइप का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है. क्लियर. ठीक है ना. तो आज जो हम टॉपिक करेंगे बेटा, एक तो स्क्लेरेनकाइमा कंप्लीट करेंगे. ठीक है. उसके बाद एक टॉपिक जाइलम फ्लोएम का है वो करेंगे और एक टॉपिक आपका कैम्बियम से रिलेटेड है, सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट से रिलेटेड है. ठीक है ना. तो वो टॉपिक करेंगे जिसमें आपका वेस्कुलर कैम्बियम है, कॉर्क फॉर्मेशन है. ठीक. ये सारी चीजें करेंगे. आगे बात समझ में. ठीक है ना. तो स्टार्ट करते हैं बेटा आपका स्क्लेरेनकाइमा से. ओके. स्क्लेरेनकाइमा क्या है, मेन मैकेनिकल टिश्यू है, सपोर्टिव टिश्यू है. ठीक है. प्लांट्स के अंदर जो सपोर्टिव टिश्यू है दैट इज स्क्लेरेनकाइमा. इसके साथ साथ देखो सिंपल प्राइमरी परमानेंट टिश्यू होता है. ठीक है. सिंपल प्राइमरी परमानेंट का मतलब परमानेंट है और प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बना हुआ है. सिंपल इसलिए डाला है क्योंकि सारे के सारे सेल एक जैसे हैं, है ना. तो वर्ड्स को अंडरस्टैंड करिए, ग्रिप करिए. ठीक है ना. सिंपल प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है, बिकम डेड एट मैच्योरिटी. इनकी सबसे खास बात क्या है कि ये टिश्यू डेड हो जाते हैं. दैट्स व्हाई दे आर प्रोवाइडिंग समवॉट मैकेनिकल सपोर्ट. आगे बात समझ में. ठीक है ना. तो ये क्या है, ये बिकम डेड एट मैच्योरिटी. इसके अलावा है थिक एंड सेकेंडरी वॉल. ठीक है. इनमें जो सेकेंडरी वॉल होती है वो कैसी हो, देखो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पढ़ा कोई सेकेंडरी वॉल नहीं होती. फिर हमने पेरेंकाइमा में पढ़ा बहुत ही थिन वॉल होती है, जनरली प्राइमरी वॉल ही होती है. ठीक है. इसके अलावा फिर हमने पढ़ा कि जो कॉलेनकाइमा होती है वहां पे डिपोजिशन तो होती है, सेकेंडरी वॉल तो बनती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं बनती. कॉर्नर्स पे सेकेंडरी वॉल फॉर्मेशन होती है.
ठीक है, जनरली कॉर्नर्स पे होती है, तो कॉलेनकाइमा वहीं से लिया गया है। तो वो स्लाइटली फ्लेक्सिबल भी थे और सॉफ्ट भी थे, मतलब सॉफ्ट फ्लेक्सिबिलिटी भी थी, स्ट्रेंथ भी थी उनमें। ठीक है ना, एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं किसके, पैरेन्काइमा के और कॉलेनकाइमा के। स्क्लेरेन्काइमा में बेसिकली जो थिकनिंग है वो कंप्लीटली यूनिफॉर्म थिकनिंग मिलेगी आपको, मतलब सेल मेम्ब्रेन के, सेल वॉल के चारों तरफ जो सेल वॉल है उस सेल में डिपोजिशंस मिलती हैं बेसिकली। ठीक है, जो थिकनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंडरी सेल वॉल भी हाईली थिकन होती है। ठीक है, तो थिकेंड सेकेंडरी वॉल विच आर लिग्निफाइड, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लिग्निफाइड, लिग्निफाइड यानी कि लिग्निन नाम के चीज की डिपोजिशन है। ठीक है, आगे बात समझ में हमने किया है लिग्निन क्या होता है। तो देखो लिग्निन क्या है, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो वॉल थिकनिंग जो है वो यूनिफॉर्म होती है। ये दो पॉइंट जो है ना, ये दो पॉइंट ये इनको बाकी टिश्यूज से, पैरेन्काइमा से और कॉलेनकाइमा से कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा यूनिफॉर्म है और थिकनिंग भी किसकी है, सेलुलोज की और लिग्निन की है। वहां थिकनिंग किसकी थी, देखो पैरेन्काइमा में सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट थे आपके, पैरेन्काइमा में क्या था, सिर्फ सेलुलोज था। ठीक है, उसके बाद फिर आपने पढ़ा कॉलेनकाइमा में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन प्रेजेंट था। ठीक है, और लास्ट में अल्टीमेटली हमने पढ़ा क्या, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा के अंदर क्या मिलेगा हमें, सेलुलोज प्लस लिग्निन मिलेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बात समझ में। फाउंड इन एरियाज विच हैव स्टॉप्ड इलॉन्गेशन, जनरली उस पार्ट में मिलेगी जहां पे क्या है, स्ट्रेंथ की जरूरत है। ठीक है, इलॉन्गेशन खत्म हो गई है और नाउ दैट पार्ट इज गोइंग टू बी मैच्योर एंड उसकी प्रोटेक्शन के लिए स्क्लेरेन्काइमेशियस टिश्यू की जरूरत होती है। ठीक है, अब जनरली देखो कहाँ मिलता है, अगर ये क्वेश्चन कई बार आता है, ठीक है, कि हाइपोडर्मिस इन मोनोकोट स्टेम किससे बना है। अच्छा, इससे पहले हमने किया है हाइपोडर्मिस इन हाइपोडर्मिस इन डाइकोट स्टेम। ठीक है, वहां पे हमने कब पढ़ा था, कॉलेनकाइमा पढ़ा था। ठीक है, ये हाइपोडर्मिस इन मोनोकोट स्टेम बेसिकली स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स होते हैं। ठीक है, अब स्क्लेरेन्काइमा भी दो टाइप की होती है, एक तो स्क्लेरेड फॉर्म होती है और एक फाइबर फॉर्म होती है। स्क्लेरेड फॉर्म में क्या होता है, देखो अलग अलग शेप होती है, अभी आगे हम करेंगे। जैसे कुछ तो इस तरीके की बोन शेप होती है, ओस्टियोस्क्लेरिड्स बोलते हैं, कुछ इस तरीके की होती है, एस्ट्रियोस्क्लेरिड्स बोलते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके की राउंडेड होती है ऐसे करके, तो अलग अलग शेप होती है। जनरली इनके जो एंड्स होते हैं वो ब्लंट एंड्स होते हैं, घुट्टे जिसको बोलते हैं ना, आप घुट्टे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घुट्टे, ब्लंट एंड्स होते हैं। और इनके अंदर क्या होता है, कैविटीज जो है बहुत ही कम होती है। कैविटीज का मतलब क्या है, मान लो जैसे ये आपका स्क्लेरिड मैंने बना दिया एक, ठीक है, ये एक स्क्लेरिड बना दिया मैंने, और इसमें क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, लिग्निन की डिपोजिशन है। आगे बात समझ में, इसमें लिग्निन की एक्सट्रीम में डिपोजिशन है। ये वाला सारा पार्ट जो है दैट इज लिग्निफाइड। ये थिकनिंग हो गई, थिकनिंग इतनी ज्यादा होती है कि अंदर की जो कैविटी है सेल की, वो कैविटी क्या हो जाती है, बहुत ही नैरो हो जाती है। तो बॉर्डर्ड विद नैरो कैविटीज। ठीक है, वेरी लिग्निफाइड एंड डेड, डेड टिश्यू होता है और लिग्निन की डिपोजिशन है। ये क्या है बेटा, ये लिग्निन है। ठीक है, लिग्निन एक ऐसा कंपाउंड है जो बेसिकली क्या कर रहा है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, किसको, आपके प्लांट पार्ट को। आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने ध्यान रखना है, ठीक है, कि लिग्निन की डिपोजिशन कहाँ पे मिलेगी। ठीक है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। ठीक है ना, अब देखो एक वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, पिट। ठीक है, एक वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, पिट। पिट क्या होता है, देखो बेटा, जहां जहां पे, अब देखो लिग्निन, नो डाउट लिग्निन का वाटर परमिबिलिटी से कोई खास रोल नहीं होता है। छोटी क्लासेस में कई बार हम बता भी देते हैं कि वाटर इम्परमेबल होता है, बट एक्चुअली में वाटर इम्परमेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता है, बट हाइड्रोफोबिक कंपाउंड है। ठीक है ना, लिग्निन क्या है, हाइड्रोफोबिक है, वाटर को अपने नजदीक नहीं आने देगा, और लेकिन वाटर की परमिबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता। ऐसा नहीं है कि जो वाटर इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, नो डाउट हाइड्रोफोबिक है और मतलब भी एक ही निकल रहा है। तो आप कुछ ऐसा मानिए जहां जहां लिग्निन होगा वहां वहां से वाटर की कंडक्शन ना के बराबर होती है, बट बिल्कुल ना के बराबर होगी। ठीक है, लेकिन ये बेसिकली स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, हार्डनेस प्रोवाइड कर रहा है। अब देखो कुछ जगह पे क्या होता है, लिग्निन की डिपोजिशन एब्सेंट होती है, सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होती है। ठीक है, कुछ जगह पे
लिग्निन की क्या होती है डिपोजिशन। देखो मान लो ये लिग्निन यहाँ से हमने ऐसे थोड़ा डार्क कर दिया ताकि आपको दिखाई अच्छे से दे, यहाँ से ये तो देखो ये वाला पर्टिकुलर जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है ये वाला, ठीक है, ये रीजन क्या कहलाएगा, पिट कहलाएगा। ठीक है, एरिया वेयर लिग्निन इज एब्सेंट उसको क्या कहेंगे हम, पिट कहेंगे। ठीक है, पिट मतलब गड्ढा होता है ना, तो ऐसी जगह जहां पे सिर्फ प्राइमरी वॉल प्रेजेंट है, सेकेंडरी वॉल एब्सेंट है, लिग्निन की डिपोजिशन एब्सेंट है, उसको क्या कहते हैं, पिट। तो पिट क्या होते हैं, यहाँ पे ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, और जनरली पिट कैनाल भी बन जाती है। अब देखो ये तो मैंने आपको ऐसा दिखाया स्क्लेरिड, अगर आपका स्क्लेरिड कुछ इस तरीके का हो, ऐसे हो, और आपकी कैविटी कुछ ऐसे है और चारों तरफ क्या है, लिग्निन की डिपोजिशन है, तो कई बार ये पिट क्या है, कुछ इस तरीके से कैनाल की फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, ऐसे करके लंबे लंबे। ठीक है ना, यहाँ तो देखो छोटा सा था क्योंकि थिकनिंग कम है, बट इस टाइप के स्क्लेरिड्स के अंदर ये पिट कैनाल बन जाती है। तो पिट कैनाल इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ स्क्लेरिड्स। स्क्लेरिड्स में मिलेगा, फाइबर्स में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर हम बात करें किसकी, स्क्लेरेनकाइमा में भी स्क्लेरिड्स की बात करें तो स्क्लेरिड्स क्या होते हैं, ब्लंट जो है ब्लंट सेल्स होते हैं, क्लियर, जिसमें पिट फॉर्मेशन होती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें फाइबर्स की, फाइबर्स कैसे होते हैं, लॉन्ग और टेपरिंग एंड्स होती हैं, इस तरीके से लंबे होंगे, ठीक है, और टेपरिंग एंड्स मिलेंगे इसके, ऐसे टेपरिंग लंबे लंबे एंड्स मिलेंगे, क्लियर। ठीक है, और जो है इनके अंदर थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं। थिक वॉल्ड का मतलब वही जो है, ये तो मैंने ज्यादा पतला बना के दिखा दिया आपको, इसको थोड़ा सा मोटा बना देते हैं, ये इस तरीके से। और इनके अंदर भी क्या होती है, थिकनिंग होती है बहुत ज्यादा, ये अंदर कैविटी हो गई और बाकी सारा ये थिकनिंग हो गई, कुछ इस तरीके से। आगे बात समझ में, ठीक है ना, अंदर कैविटी जो है वो बहुत ही पतली सी कैविटी है, फाइब्रस कैविटी है, और अल्टीमेटली ये हाईली थिकन्ड हो गया, बट फाइबर की फॉर्म में होगा, लॉन्ग इलोंगेटेड होंगे, क्लियर। ठीक है, अब देखो हमें ये देखना है कि बेसिकली स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू कहाँ मिलता है। देखो पेपर में जनरली आपके लेवल पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें बस ये पूछा जाएगा कि इस पर्टिकुलर चीज में कौन सा टिश्यू होता है, ठीक है, बट मैं आपको थोड़ा और स्पेसिफिक करवाऊंगी, कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे कि स्क्लेरिड्स कहाँ कहाँ पे होते हैं और फाइबर्स कहाँ कहाँ पे होते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा और टू द पॉइंट हम करेंगे ताकि बाई चांस अगर उस लेवल पे क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कंप्लीट कर सको। ठीक है, आगे बात समझ में। तो देखो बेटा, सबसे पहले बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा में भी। स्क्लेरेनकाइमा जो होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। अब जो बता रही हूँ उसको अच्छे से कर लेना, दैट इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि देखो यहीं से क्वेश्चन आएगा, जो क्योंकि अभी तक जो बताया है ये थ्योरेटिकल पार्ट है और बेसिकली क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम्पल से रिलेटेड होता है। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल में देखो स्क्लेरेनकाइमा 5 टाइप का है। ठीक है ना, मैं स्क्लेरेनकाइमा जो है ये इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट डाल रही हूँ क्योंकि आपको पेपर में इसको अच्छे से याद करके जाना। ठीक है, क्या है स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, वो कितने टाइप का है बेटा, 5 टाइप्स का होता है। ठीक है, बट 5 टाइप्स आपको याद नहीं करनी है। ठीक है, आपसे कभी कोई पूछेगा नहीं, बट बाई चांस कभी आ जाए तो देखो ध्यान रखना। पहला होता है ब्रैकाइस्क्लेरिड्स, ब्रैकाइस्क्लेरिड्स, ठीक है, ब्रैकाइस्क्लेरिड्स कुछ इस टाइप के जो है इस टाइप के सेल्स होते हैं। ठीक है ना, जनरली जो है बार्क की फॉर्मेशन करते हैं, पेथ फ्लोएम वगैरह ये सब चीजें बनती हैं, और इनको ही हम क्या बोल देते हैं, स्टोन सेल्स बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, स्टोन सेल्स बोलते हैं। ठीक है, स्टोन सेल्स। और बेसिकली जो स्टोन सेल्स होते हैं ये किसके अंदर होते हैं, इसको अच्छे से कर लो आप, कि ग्रिटीनेस ऑफ गुआवा, ग्रिटीनेस ऑफ गुआवा क्या मतलब है, आपने सभी ने अमरूद खाया होगा, अमरूद जो है हल्का सा क्या होता है, टाइट होता है ना। ठीक है, तो वो जो टाइटनेस ऑफ गुआवा है या टाइटनेस ऑफ पियर है, ठीक है, एंड पियर, वो किसकी वजह से होती है, पियर क्या होता है, नाशपाती, जो वो टाइटनेस होती है उसकी बेसिकली किसकी वजह से होती है, ड्यू टू ब्रैकाइस्क्लेरिड्स। पेपर में अगर यू ना दिया हुआ मिले, पेपर में अगर यू दिया हुआ ना मिले कि ऑप्शन में ब्रैकाइस्क्लेरिड्स नहीं है, तो आपने स्क्लेरिड्स निशान लगाना है।
राइट लगाना है, टिक करना है। स्क्लेरेट्स भी नहीं है तो स्क्लेरेनकाइमा अगर दे रखा है तो आपने फिर यू विल गो विद स्क्लेरेनकाइमा। बस ये याद कर लो। देखो ये तो हमने बिल्कुल टू द पॉइंट बताया कि ब्रैकाइस्क्लेरेट्स होता है, बट हो सकता है ऑप्शन में ब्रैकाइस्क्लेरेट्स ना हो, वहां पे स्क्लेरेनकाइमा हो ऑप्शन में, और हो सकता है स्क्लेरेनकाइमा में भी 2 दे रखे हो, स्क्लेरेट्स और फाइबर दोनों दे रखे हो, तब फिर आपने स्क्लेरेट्स पे निशान लगाना है। क्लियर? ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड टाइप होती है, ठीक है, सेकेंड टाइप जो होती है स्क्लेरेनकाइमा में जो है, स्क्लेरेनकाइमा नहीं, यहाँ पे हम स्क्लेरेड लिखते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा ना, स्क्लेरेट्स। ठीक है। और ब्रैकाइस्क्लेरेट्स के बाद नेक्स्ट होते हैं मैक्रोस्क्लेरेट्स। ठीक है, मैक्रोस्क्लेरेट्स। ठीक है। और जस्ट इनको क्या कहते हैं, वो तो होगा एक स्टोन सेल, और ये क्या कहलाते हैं, रॉड सेल। रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इनको क्या कह देते हैं, रॉड सेल्स कहते हैं। कुछ इस तरीके से लंबे से होते हैं। ठीक है ना, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और जनरली जहां तक एग्जाम्पल की बात है तो सीड कोट ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट। ठीक है, कहाँ मिलेंगे आपको, सीड कोट ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट। लेग्यूमिनियस दलहन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, दाल वगैरह जिससे मिलती है, उनके अंदर जो फाइबर्स हमें मिलते हैं, फाइबर नहीं कहेंगे सॉरी, उनकी जो हार्डनेस होती है, ठीक है, बेसिकली मैक्रोस्क्लेरेट्स की वजह से होती है। ठीक है। इसके अलावा जो है एक होता है ओस्टियोस्क्लेरेट्स, थर्ड वन इज ओस्टियोस्क्लेरेट्स। ओस्टियो वर्ड जो है बेसिकली किसके लिए होता है बेटा, दिस इज फॉर बोन लाइक स्ट्रक्चर। कुछ इस तरीके का जो है स्क्लेरेट्स आपको देखने को मिलेंगे, कुछ इस टाइप के स्क्लेरेट्स। ठीक है। और पीठ काफी छोटी सी, सॉरी अंदर कैविटी जो है बहुत ही छोटी सी होगी, तो ये बोन शेप्ड जो होते हैं। ठीक है ना, तो ओस्टियोस्क्लेरेट्स जो होते हैं बोन शेप्ड होते हैं, इनको जनरली प्रॉप सेल्स बोलते हैं। ठीक है, प्रॉप सेल्स कहा जाएगा। अब बेसिकली इसका एग्जांपल क्या लिखोगे, कहाँ मिलेंगे आपको, ये जनरली जो है लीव्स में या सीड कोट के अंदर मिलते हैं, मोनोकोट्स में। ठीक है, प्रेजेंट इन सीड कोट्स ऑफ मोनोकोट। एग्जाम्पल देखो, आप सभी ने पढ़ा है, सॉरी अभी तो आप 10th क्लास में हो ना, हाँ, तो सीड कोट आपने देखी होगी, बहुत ज्यादा हार्ड हो, थोड़ी सी हार्ड कैरेक्टर होता है उसका। ठीक है, वो हार्डनेस किसकी वजह से होती है, स्क्लेरेट्स की वजह से। अगर लेग्यूमिनियस प्लांट है, लेग्यूमिनियस प्लांट में जो सीड कोट है, जैसे आपका बात करें चने के ऊपर की जो सीड कोट है ना, ब्लैक कलर की जो होती है, वो सीड कोट में जो हार्डनेस है वो मैक्रोस्क्लेरेट्स की वजह से है। ऐसे ही मोनोकोट के अंदर सीड कोट ऑफ मोनोकोट्स, जैसे आपका वीट है, ठीक है, वीट के ऊपर जो सीड कोट होगा, ठीक है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है आपका, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एस्ट्रोस्क्लेरेट्स। एस्ट्रो वर्ड स्टार के लिए होता है, एस्ट्रोस्क्लेरेट्स। ठीक है, एस्ट्रोस्क्लेरेट्स जो होते हैं वो बेसिकली इनको बोलते हैं स्टार सेल्स। और यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको याद करना है बेटा, पेटियोल ऑफ फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स जो है, पेटियोल ऑफ फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। क्लियर? ये एग्जाम्पल आपने याद करने हैं। कहाँ कहाँ पे आपको स्क्लेरेट्स देखने के लिए मिले, एक होता है ट्राइकोस्क्लेरेट्स। ठीक है, ट्राइकोस्क्लेरेट्स, ट्राइकोस्क्लेरेट्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, लंबे लंबे सेल्स होते हैं, जस्ट ट्राइकोम्स की तरह, हेयर लाइक जो है, ऐसे इस तरीके से बिल्कुल हेयर लाइक होते हैं, ऐसे करके, ऐसे। ठीक है, ये एस्टेरो ऐसे स्टार शेप्ड होंगे ऐसे करके। ठीक है ना, तो जो ट्राइकोस्क्लेरेट्स हैं बेसिकली हाइड्रोफाइट्स एंड एरियल रूट्स में मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जनरली जो क्वेश्चन आता है, देखो नीट में भी आता है और आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ग्रिटीनेस वाला। ग्रिटीनेस ऑफ गुआवा एंड पियर आर बेसिकली ड्यू टू स्क्लेरेट्स। ठीक है, और अगर स्क्लेरेट्स ऑप्शन में नहीं है तो यू विल गो विद स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है ना, आगे बात समझ में। अब अगर बात करें फाइबर्स की, आपसे कोई पूछ ले कि स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स जो हैं वो किससे बने हुए हैं, ठीक है ना, तो देखो जूट, फ्लक्स और हम्प। ठीक है, जूट, फ्लक्स और हम्प वो बेसिकली किससे बने हुए होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स से बने हुए होते हैं। ठीक है, सो राइट डाउन स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स। ठीक है, और बेसिकली वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, जूट, फ्लक्स और हम्प के अंदर मिलेंगे, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स।
ठीक है, कहाँ पे मिलेंगे? इन जूट, फ्लास्क एंड हम। ठीक है, जूट, फ्लास्क एंड हम। आगे बात समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से आपने याद करना है। अच्छा, एक कॉइल ऑफ कोकोनट, ठीक है, कॉइल ऑफ कोकोनट, वो भी किससे बना होता है? कोकोनट का जो ऊपर का जो छिलका होता है, ठीक है, वो भी स्क्लेरेंकाइमा फाइबर्स से बना होता है। आगे बात समझ में? ठीक है, कोकोनट के ऊपर का जो फाइब्रस पार्ट होता है, जो आप निकालते हो, छीलते हो जब कोकोनट को, ठीक है, नारियल को जब हम छीलते हैं, तो दैट इज ऑल्सो, कॉइल ऑफ कोकोनट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ स्क्लेरेंकाइमा फाइबर्स। आगे बात समझ में? ठीक है ना। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको याद रखना है। अच्छा, कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, लिविंग फाइबर्स, जनरली ये फाइबर्स क्या होते हैं? डेड होते हैं बाय नेचर, ठीक है, बट कई बार क्या होता है कि बाई चांस कोई आपसे पूछ ले, ठीक है, बाई चांस आपसे कोई पूछ ले कि जो है ये तो डेड है, सारे के सारे, नो डाउट ये तो डेड है, लेकिन आपसे कोई पूछ ले कि लिविंग फाइबर कौन सा है, एग्जाम्पल बताओ, ठीक है ना, तो आपने एग्जाम्पल देना है टैमेरिक्स का। क्लियर? ठीक है, आगे बात समझ में? अब बात करते हैं जो है किसकी? एपिडर्मिस की, और उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स की। नाउ बेटा प्रोटेक्टिव टिश्यूज की बात करते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू हमने तीनों कर लिए हैं। आप एक कंपैरेटिव स्टडी या एक कंपैरेटिव टेबल इसकी बना लेना, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू की। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, देखो हम दो टाइप के टिश्यू पढ़ते हैं, तो होता है एपिडर्मिस और एक कॉर्क, ठीक है। एपिडर्मिस क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, लेकिन जो कॉर्क है वो सेकेंडरी ग्रोथ से बनता है। देखो प्लांट में दो टाइप की ग्रोथ होती है, एक तो होती है प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ में बेसिकली जो ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं वो बनते हैं, ठीक है। सेकेंडरी, जैसे आपकी बात आपने पढ़ा है ना, प्राइमरी मेरिस्टम और ये सारी चीजें पढ़ी है। अभी तक जो टिश्यू हम पढ़ रहे थे सारे प्राइमरी टिश्यू ही थे, लेकिन जब प्लांट को जरूरत पड़ती है अपनी गिर्थ को इंक्रीज करने की, अपनी मोटाई को बढ़ाने की, तो वो सेकेंडरी ग्रोथ शो करता है, ठीक है ना। और सेकेंडरी ग्रोथ जब शो करता है तो वो बेसिकली गिर्थ को इंक्रीज करने के लिए होता है। तो वहां पे हम किसकी बात करते हैं? लैटरल मेरिस्टम की। बेटा अच्छे से करना, एपिकल मेरिस्टम और सेकेंड आपने पढ़ा है इंटरकैलरी मेरिस्टम, वो प्राइमरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू है, लेकिन सेकेंड जो आपका लैटरल मेरिस्टम है दैट इज सेकेंडरी मेरिस्टम, ठीक है, जो अल्टीमेटली सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज को जो है जिनसे सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज की फॉर्मेशन होती है। सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू में बात करते हैं हम कैम्बियम की और कॉर्क जैसे स्ट्रक्चर की, ठीक है ना। आगे बात समझ में? तो कैम्बियम क्या होता है और कॉर्क क्या होता है वो अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? ठीक है ना। तो देखो पहले एपिडर्मिस कर लेते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे कि ये जो कॉर्क है वो क्या है, लैटरल मेरिस्टम से कैसे क्या चीजें बन रही है, ठीक है। तो देखो एपिडर्मिस की बात जहां तक करें तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट पार्ट, चाहे कैसा भी पार्ट हो, रूट जो है, चाहे रूट पार्ट हो, चाहे स्टेम पार्ट हो, चाहे फ्लावर, कोई भी पार्ट हो प्लांट का, उसमें जो अपर मोस्ट लेयर, एपी मतलब आउटर मोस्ट, ठीक है, डर्म मतलब लेयर, तो एपिडर्मिस मतलब आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। तो एपिडर्मिस जो है प्लांट के अंदर आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनी प्लांट पार्ट होगी और वन सेल थिक होती है। वन सेल थिक का मतलब देखो इस तरीके से आपने एक सेल की ही थिकनिंग करनी है, मतलब ये एक सेल जो आगे पीछे और मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, सिंगल लेयर्ड ही होती है। तो एपिडर्मिस इज वन सेल थिक का मतलब क्या होती है? सिंगल लेयर। आगे बात समझ में? सिंगल लेयर्ड होती है। इसके साथ साथ देखो हैव कवरिंग ऑफ क्यूटिकल, इसके ऊपर क्या होता है? क्यूटिकल की कवरिंग होती है ऐसे करके। अब ये क्यूटिकल क्या है? क्यूटिकल एक्चुअल में कहां से आया है? एक वर्ड होता है क्यूटिन, ठीक है। तो क्यूटिन एक सब्सटेंस होता है जो एपिडर्मिस के सेल्स खुद सिक्रेट कर रहे हैं, ठीक है। ये एपिडर्मिस के सेल्स अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्या कर रहे हैं? क्यूटिन नाम का सब्सटेंस सिक्रेट कर रहे हैं, एंड क्यूटिन इज वाटर इम्परमिएबल, ठीक है। तो जनरली क्या है कि जब ये क्या रहते हैं सनलाइट के एक्सपोजर में रहते हैं, तो यहाँ से वाटर का लॉस ना हो, सेल्स से वाटर का लॉस ना हो, ठीक है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है? यहाँ पे क्यूटिकल की कवरिंग होती है। क्यूटिकल क्या है? वाटर प्रूफ लेयर ऑफ वैक्सी सब्सटेंस क्यूटिन,
ठीक है। और क्यूटिन की जो डिपोजिशन है, उसकी जो मोटाई है, दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ प्लांट। डेजर्ट वाले प्लांट है, वहां पे पानी की ज्यादा जरूरत है प्लांट को, तो ये क्यूटिन बहुत ज्यादा थिक होगी, ठीक है। लेकिन अगर हाइड्रोफाइट्स है तो वहां पे कम होगी। क्लियर, ठीक है ना। और इंटरसेलुलर स्पेस, देखो हमने यहाँ पे कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं बनाया, तो इंटरसेलुलर स्पेस जनरली एब्सेंट होते हैं। और बेसिकली हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पेरेन्काइमा सेल से बने हुए होते हैं। अब एक स्ट्रक्चर होता है ट्राइकोम। ट्राइकोम क्या है, जैसे आपने ये कोई भी स्टेम है, ठीक है, हर्बेशियस स्टेम, ग्रीन स्टेम है, तो उसपे आपने कुछ ऐसे हल्के 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 ऐसे हेयर्स देखे होंगे, ऐसे बहुत ही माइनर। नहीं देख रहा है तो आप देख सकते हो, कोई भी हर्बेशियस स्टेम लेके देखो, ठीक है, और उसपे बहुत ही पतले थिन जो है हेयर्स होते हैं। तो स्टेम के हेयर्स को क्या बोला जाता है बेटा, ट्राइकोम्स बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, ट्राइकोम्स कहा जाता है। तो दीज आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन हर्बेशियस स्टेम। लेकिन ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे जो हेयर बनते हैं, जैसे मान लो ये इस तरीके से, ये कुछ इस टाइप की, ये हेयर की एक स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखाऊं तो ये हेयर ऐसे है, मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ट्राइकोम्स आर हेयर स्टेम हेयर्स, लेकिन ध्यान रखना मल्टी सेल्यूलर होते हैं, एक से ज्यादा सेल से बने हुए होते हैं, ठीक है, और एपिडर्मिस से ही ओरिजिनेट करते हैं। उसके बाद रूट की जहां तक बात है, वहां पे क्यूटिकल एब्सेंट होगी, ठीक है। रूट में ऑब्वियसली हमें पानी एब्जॉर्प्शन की जरूरत है, तो अनक्यूटिनाइज्ड क्यूटिकल, अनक्यूटिनाइज्ड एपिडर्मिस होगी, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या देखना है आपने, इसके साथ साथ देखो जो रूट की एपिडर्मिस होती है उसे हम एपिब्लेमा बोलते हैं। एपिडर्मिस की जगह क्या बोलते हैं, एपिब्लेमा बोलते हैं, क्लियर। और जो एपिडर्मिस, जो एपिब्लेमा है, बेसिकली वो क्या कर रही है, कई बार अपना जो है अपना सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, ताकि मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब हो, तो ये इलोंगेट हो जाती है, लंबी हो जाती है कुछ सेल्स, जो कि अल्टीमेटली क्या बनाते हैं, रूट हेयर्स। मान लो जैसे ये रूट हेयर, ये रूट का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से, ये एपिडर्मिस हो गई, जिसको हमने एपिब्लेमा कहा, ठीक है। अब क्या है कि इसकी कुछ सेल क्या हो जाते हैं, ऐसे करके इलोंगेट हो जाते हैं, ऐसे करके। आगे बात समझ में, इसके कुछ सेल्स ऐसे इलोंगेट हो जाते हैं, कुछ सेल ऐसे, मान लो ये सेल ऐसे इलोंगेट हो गया, तो आपको जो रूट हेयर दिखाई देते हैं वो बेसिकली यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं और यूनिसेलुलर एपिब्लेमा सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है कि प्लांट के अंदर जो स्टेम हेयर्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, नो डाउट एपिडर्मिस से ग्रो करेंगे। जो रूट हेयर होते हैं वो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं और वो भी एपिब्लेमा यानी कि एपिडर्मिस से ग्रो करते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। इसके अलावा एपिडर्मिस और हेर्बेशियस प्लांट में क्या मिलता है आपको, स्टोमेटा भी देखने के लिए मिलते हैं। आपने जो है 10th क्लास में जब मैंने आपको स्टोमेटा पढ़ाया था, वहां पे मैंने इसको करवाया है। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं कॉर्क की। नाउ बेटा कॉर्क देखिए, कॉर्क क्या होता है। देखो कॉर्क जनरली किससे बना है, सेकेंडरी ग्रोथ से बना है। सेकेंडरी ग्रोथ मैंने क्या बताया आपको, जब प्लांट अपनी लेंथ इंक्रीज करने की बजाय अपनी गिर्थ इंक्रीज करे, ठीक है। जब प्लांट क्या हो, मैच्योर होना स्टार्ट करे, मतलब जब प्लांट जब ओल्ड हो जाता है, जब प्लांट पुराना हो जाता है, उस टाइम पे वो अपनी हाइट इंक्रीज करने की बजाय अपना गिर्थ इंक्रीज करना स्टार्ट करता है। तो गिर्थ इंक्रीज करने के लिए ऑब्वियसली अब देखो कुछ ना कुछ तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होने चाहिए ना। तो आपने पढ़े थे 3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टिक टिश्यू, उसके बाद इंटरकैलरी मेरिस्टिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और तीसरा पढ़ा था लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना। इस टाइप से अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा हो या मैंने भी पहले क्लास में पढ़ाया था, जो एपेक्स पे हो एपिकल, है ना। जो नोड्स मान लो ऐसे रूट और ब्रांचेस, जहां से जो है नई ब्रांचेस ग्रो कर रही हैं या नई लीफ ग्रो कर रही है, उसको हमने क्या नाम दिया था, नोड्स। तो नोड्स और इंटरनोड्स के नीचे जो होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाए थे, इंटरकैलरी, इंटरकैलरी। लेकिन जैसे साइड में होते हैं, ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो साइड में होते हैं उनको क्या कहते हैं हम, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये होते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आगे बात समझ में, जो है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। आगे बात समझ में, आप देखो जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑब्वियसली वो क्या बनाएगा, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनाएगा।
अब देखो ये जो लेटरल मेरिस्टम है, ये साइड का जो मेरिस्टम है, ये एक्टिवेट हो जाता है जब प्लांट क्या करता है, ओल्ड हो जाता है, और उससे अपनी एक्टिविटी जब ये शो करता है तो ये कैम्बियम नाम के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जनरली देखो सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो डाइकोट प्लांट में और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर होती है। एंजियोस्पर्म में, डाइकोट में, मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है। ठीक है, जैसे आपका व्हीट हो गया, ग्रास हो गया, मेज हो गया, है ना, ये मोनोकोट के एग्जांपल है। तो मोनोकोट्स के अंदर बताएंगे आगे, डाइवर्सिटी में रिवाइज करवाएंगे मोनोकोट डाइकोट क्या होते हैं। तो देखो मोनोकोट के अंदर क्या एब्सेंट होता है, सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है, लेकिन जो डाइकोट प्लांट है या जिम्नोस्पर्म्स है वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ होती है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो कॉर्क किससे बनता है, फॉर्म बाय सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स। और ये जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है ये किसमें मिलती है आपको, डाइकोट्स में मिलती है, और जिम्नोस्पर्म में ध्यान रखना मोनोकोट्स में एब्सेंट होती है। ठीक है, इसके साथ साथ ये किससे ग्रो करती है, सेकेंडरी ग्रोथ किससे होती है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से होती है। तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बाकी जो दो थे एपिकल और इंटरकैलरी वो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे। ठीक है, जिनसे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनते हैं। अभी जो हम पीछे पढ़कर आए हैं ना, सारे प्राइमरी परमानेंट थे। आपका स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, ऑल आर प्राइमरी परमानेंट। ठीक है, लेकिन जो कैम्बियम बनता है वो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू होता है, और कैम्बियम किससे बनता है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनता है। ठीक है, जो कैसा है, जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक और प्राइम परमानेंट वर्ड को आप थोड़ा सा ध्यान से सुनो, कहाँ क्या बोला जाए। अब जो लेटरल मेरिस्टम है वो दो टाइप के कैम्बियम बनाता है। ठीक है, एक तो होता है वेस्कुलर कैम्बियम। तो वेस्कुलर कैम्बियम जैसे 10th क्लास में पढ़ रहे हो, वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम, है ना। तो जब हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ेंगे जाइलम और फ्लोएम, उसमें जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो उस टाइप को क्या बोलते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, जैसे सेकेंडरी जाइलम का बनना, सेकेंडरी फ्लोएम का बनना, वो सब। और अगर हम बात करें कॉर्क कैम्बियम की, ठीक है, कॉर्क कैम्बियम क्या है, ये अलग से बनता है। ठीक है ना, वेस्कुलर टिश्यूज में नहीं बनता, वेस्कुलर टिश्यूज से बाहर की तरफ जो टिश्यूज है। ठीक है, वेस्कुलर देखो क्या है, फंडा क्या है, जैसे मान लो ये आपका कोई पर्टिकुलर प्लांट का अपर वाला रीजन है। मान लो ऐसे आपकी प्लांट का स्टेम था और हमने ऊपर से काट के देखा तो हमें सबसे बाहर क्या दिखाई दी, एपिडर्मिस दिखाई दी। सबसे बाहर क्या दिखाई दी आपको, एपिडर्मिस दिखाई दी। ठीक है, अब एपिडर्मिस के अंदर की तरफ, एपिडर्मिस के अंदर की तरफ आपको क्या दिखाई देगा, हाइपोडर्मिस दिखाई देगी। ठीक है, हाइपोडर्मिस दिखाई देगी, यहाँ एक लेयर हाइपोडर्मिस की हो गई। उसके बाद फिर आपका यहाँ बीच में क्या है बेटा, जाइलम भी मिलेंगे और फ्लोएम भी मिलेंगे। जाइलम भी है और फ्लोएम भी है, और जाइलम और फ्लोएम के चारों तरफ जो टिश्यूज है उनको पिथ बोलते हैं। ठीक है, पिथ बोला जाता है। और जाइलम के बाहर की तरफ ये जो लेयर होती है ना, एक लेयर, इसको एंडोडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं एंडोडर्मिस। ठीक, अभी रफली समझ लो, इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा। और एंडोडर्मिस और हाइपोडर्मिस के बीच के रीजन को बोलते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, मैंने जब आपको फ्लोएम वाला जो टॉपिक पढ़ाया है अभी 10th क्लास में, ठीक है, वहां पे मैंने कॉर्टेक्स बताया, तो ये लेयर्स मैंने वहां डिस्क्राइब की है। ठीक है, तो उसमें एक बार और देख लेना। सबसे बाहर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के नीचे, वहां हाइपोडर्मिस शो नहीं किया, वहां डायरेक्ट कॉर्टेक्स डाला है, कॉर्टेक्स। ठीक है, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के बाद जाइलम और फ्लोएम होते हैं। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम में जब सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है तो वेस्कुलर कैम्बियम, लेकिन जाइलम और फ्लोएम को छोड़ के जब इस कॉर्टेक्स वाले रीजन में ग्रोथ होती है तो उसको क्या बोलते हैं, उस टाइम पे ये कॉर्क कैम्बियम होता है। ठीक है, तो देखो जब सेकेंडरी ग्रोथ किसमें हो रही है, कॉर्टेक्स के अंदर हो रही है, कॉर्टेक्स वाले रीजन में हो रही है, तो वहां पे कॉर्क कैम्बियम की फॉर्मेशन होती है। मैं कॉर्क नहीं कह रही हूँ, ये कॉर्क कैम्बियम कह रही हूँ, फर्क है दोनों चीजों में। ठीक है, तो कॉर्क कैम्बियम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो अब सेकेंडरी ग्रोथ शो करेगा। ठीक है, क्या है कॉर्क कैम्बियम, कॉर्टेक्स के वो सेल जो सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं। ठीक है, और कॉर्क कैम्बियम को हम क्या बोलते हैं, फेलोजन। कॉर्क कैम्बियम को क्या बोला जाएगा, फेलोजन। ठीक है, तो देखो कॉर्क कैम्बियम को फेलोजन बोलते हैं, ये ध्यान रखना, पेपर में आता है। ठीक है, और आगे सारे वर्ड्स ऐसे देखोगे सब कुछ कंफ्यूजिंग होगा। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना। कॉर्क कैम्बियम क्या है, स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टम की पतली सी स्ट्रिप होती है विच रिप्लेसेस एपिडर्मिस इन स्टेम।
जो जनरली बाहर की तरफ जब ग्रोथ शो करेगी तो एपिडर्मल हिस्से को हटा देगी वहां से, ठीक है, और अपनी फॉर्मेशन कर लेगी, प्रोटेक्शन के लिए हार्ड टिश्यू बना देगी। बाहर की तरफ अगर ग्रो कर रही है, अंदर की तरफ ग्रो कर रही है तो अलग टिश्यू बनेंगे। क्लियर, ठीक है। तो देखो बेटा क्या है, ये आपकी फेलोजन है, ये जो हिस्सा बनाया है ये स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टम है, लेटरल मेरिस्टम मान लो जो कॉर्टेक्स रीजन में है, और इसको हमने क्या बोला, फेलोजन बोला, ठीक है। कब बनेगा, जब प्लांट ओल्ड हो जाएगा, या इसी को क्या बोला, कॉर्क कैम्बियम। अब जैसे ही प्लांट ओल्ड होता है तो ये कॉर्क कैम्बियम अपनी एक्टिविटी शो करती है, ये बाहर की तरफ भी सेल डिवीजन शो करेगी और अंदर की तरफ भी सेल डिवीजन शो करेगी। बाहर की तरफ जब सेल डिवीजन शो करती है तो ये कॉर्क की फॉर्मेशन करती है, ठीक है। बाहर की तरफ जब ये डिवीजन शो करती है तो क्या बनाती है, कॉर्क, और कॉर्क का दूसरा नाम क्या है, फैलम, क्या है, फैलम, ठीक है। आगे बात समझ में। और जब ये अंदर की तरफ ग्रोथ शो कर रही है, दोनों तरफ करती है एक ही टाइम पे, अंदर की तरफ जब बनाती है तो ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स की फॉर्मेशन करती है, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स का मतलब क्या है, फेलोडर्म, दूसरा नाम क्या है, फेलोडर्म। क्लियर, हमने ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स नहीं पढ़ना है, फेलोडर्म नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है ये कॉर्क कहाँ से आया। तो ये कॉर्क कैम्बियम से बनता है। कॉर्क किससे बनता है, कॉर्क कैम्बियम से बनता है, जिसको फेलोजन कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपने ध्यान रखनी है, बाहर की तरफ ये क्वेश्चन में आता है, बाहर की तरफ फैलम बनेगा, फेलोजन से बाहर फैलम बनेगा, और अंदर की तरफ फेलोडर्म बनेगा। तो सीक्वेंस में कंफ्यूज मत होना, देखो फैल वर्ड दो तीनों में है, फैलम में भी है, फेलोजन में भी है, और फेलोडर्म में भी है, ठीक है। फैल वर्ड तो दोनों में। अब अगर बात करें फैलम की, फैलम में क्या आ रहा है बेटा, आपका ई आ रहा है। फैलम में क्या आ रहा है, फैलम में क्या आ रहा है, आपका ई आ रहा है, हाँ? सबसे पहले क्या आ रहा है, ई। देखो याद करने का तरीका बता रही हूँ, फैलम में क्या आ रहा है, ई, और फेलोडर्म में क्या आ रहा है बेटा, फेलोडर्म, फेलोडर्म। यहाँ क्या आ रहा है, सॉरी फेलोजन देखते हैं पहले तो, है ना, फेलोजन, फेलोजन में आपका क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, ठीक है, ओ आ रहा है। और अगर बात करें नीचे वाले की, फेलोडर्म, 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 ठीक है। देखो वैसे तो नो डाउट कंफ्यूजन यहाँ पे भी हो जाता है फेलो को लेके, बट फिर भी आप याद कर सकते हो। आपने वर्ड याद रखना है ईगो। क्या वर्ड याद रखोगे, ईगो। तीनों की स्पेलिंग लिख लो, और स्पेलिंग को आप इस तरीके से अरेंज करो, EGO, ईगो। ईगो से याद रखोगे, ई सबसे बाहर एक्सटीरियर के लिए, जी ठीक है बीच में, फैलम को बोलेंगे, कॉर्क कैम्बियम को बोलेंगे, और फेलोडर्म अंदर की तरफ बनते हैं। फेलोडर्म के सेल लिविंग होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, फेलोडर्म के सेल्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं बाय नेचर। लेकिन हमें क्यों पढ़ना है, दैट इज कॉर्क, हम कॉर्क पढ़ रहे हैं ना, तो कॉर्क प्रोटेक्टिव टिश्यू कैसे होता है वो देखते हैं। देखो कॉर्क क्या बना रहा है, बार्क ऑफ ट्री, पेड़ की जो छाल होती है ना वो कॉर्क से बनती है, ठीक है। कॉर्क नहीं होती लेकिन कॉर्क का हिस्सा होती है। अभी हम आगे मतलब बार्क जो है, बार्क का हिस्सा कॉर्क होता है, ठीक है। बार्क बड़ी चीज होती है, बार्क अलग, बार्क में बहुत, बार्क के अंदर कॉर्क इंक्लूडेड है, आप ये मानिए, बार्क के अंदर कॉर्क इंक्लूडेड है। तो ये बार्क का कुछ हिस्सा बना रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो डेड और कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। डेड क्यों होते हैं, क्योंकि देखो जनरली यहाँ पे क्या है, सुब्रिन नाम के सब्सटेंस की डिपोजिशन हो जाती है, किसकी, सुब्रिन नाम के सब्सटेंस की। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छे से कर लेना, किसकी डिपोजिशन होती है, सुब्रिन नाम के सब्सटेंस की। और सुब्रिन जो है वाटर और एयर इम्पर्मेबल होता है, एयर टाइट और वाटर टाइट जो है, अगर हमें कहीं पे सीलअप करना है तो सुब्रिन के डिपोजिशन से हम कर सकते हैं। तो यहाँ सुब्रिन नाम के सब्सटेंस की डिपोजिशन हो जाती है, जिससे क्या होता है, एयर और वाटर सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, प्रोटोप्लाज्म सेल डेड हो जाते हैं, प्रोटोप्लाज्म धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है, अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाती है, ठीक है ना। तो सेल्स डू नॉट हैव प्रोटोप्लाज्म एंड फिल्ड विद रेजिन्स एंड टेनिन्स, और नॉन लिविंग सब्सटेंस उसके अंदर भर जाते हैं।
तो सेल बिल्कुल कंप्लीटली डेड होते हैं, इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती, तो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड और डेड टिश्यूज का जो ग्रुप है उसको हमने क्या बोला है, कॉर्क बोला है। और इसमें जो डेडनेस है वो किसकी वजह से है, सुब्रिन की वजह से। क्लियर? ठीक है, तो देखो ध्यान रखना जो कॉर्क है, ठीक है, वो बेसिकली फैलोजन से बना हुआ है, आउटर ग्रोथ की वजह से बनता है, दूसरा नाम इसका फैलम होता है, सेल्स क्या है, डेड होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, सुब्रिन की डिपोजिशन होती है। इसके साथ साथ जो कॉर्क है, ठीक है, जो कॉर्क है, देखो कॉर्क और बार्क दोनों में डिफरेंस होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉर्क क्या है आपका, कॉर्क सिर्फ इतना इतना हिस्सा है, कॉर्क क्या है, इतना इतना हिस्सा है, आगे बात समझ में, ठीक है ना। और जो आपका बार्क होता है, तो आउटर प्रोडक्ट ऑफ कॉर्क कैम्बियम, इस कॉर्क कैम्बियम का आउटर प्रोडक्ट कॉर्क कहलाया। लेकिन जो बार्क होता है, जो पेड़ की छाल होती है, उसमें सिर्फ कॉर्क नहीं होता, उसमें कॉर्क के अलावा भी चीजें होती हैं। कॉर्क के अलावा क्या मिलेगा, आउटर प्रोडक्ट ऑफ कैम्बियम है ये, मतलब यहाँ तो कॉर्क कैम्बियम है, ये कंप्लीट कैम्बियम है, सिर्फ कॉर्क कैम्बियम नहीं होता। अब कैम्बियम में देखो बेटा, वेस्कुलर कैम्बियम भी आता है और कॉर्क कैम्बियम भी आता है, दोनों टाइप के कैम्बियम आते हैं, है ना। तो वेस्कुलर कैम्बियम में हम पूरे कैम्बियम की बात तो नहीं करेंगे, बट यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम, वेस्कुलर कैम्बियम का कौन सा हिस्सा, सेकेंडरी फ्लोएम प्लस आपका कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि बार्क के अंदर क्या क्या आता है, तो बार्क के अंदर क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम प्लस कॉर्क कैम्बियम कंप्लीट किया जाएगा। कॉर्क कैम्बियम ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा, तो कॉर्क कैम्बियम से आपका फैलोडम भी बन रहा है, कॉर्क भी बन रहा है, तो अल्टीमेटली वो मान के चले ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और कुछ हिस्सा जो है सेकेंडरी फ्लोएम का भी हो गया, वो पूरा मिलके क्या बनाएगा, आपका बार्क बनाएगा। क्लियर? अब कॉर्क जब बनता है, ठीक है, तो इसका यूज कहाँ पे है बेटा, कॉमर्शियल लेवल पे हम इसको ऐसी बहुत ही ज्यादा हार्ड रिजिड जो आपकी वुड्स होती हैं, उनसे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनमें यूज करते हैं। जैसे देखो पुराने टाइम पे अगर बॉटल्स को हमें एयर टाइट सील करना है, तो हम क्या लकड़ी के टुकड़ों से अलग अलग शेप बना के और उसको उसके अंदर डाल देते थे, उसके बॉटल के नेक पे डाल देते थे, तो वो कम्प्लीटली एयर टाइट सील हो जाता है, ठीक है ना। जैसे लेबोरेटरीज के अंदर हम इसको ऐसे यूज करते थे। तो देखो कॉर्क क्या है, कॉर्क बेसिकली कॉमर्शियल लेवल पे, जैसे जो बहुत सारी बॉल्स वगैरह होती है, क्रिकेट बॉल होती हैं, उसमें भी कॉर्क यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारी जगह है जहाँ जहाँ पे ये जो है कॉर्क यूज होता है, जैसे कि फ्लोरिंग के लिए भी यूज होता है, स्पोर्ट्स गुड्स बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है, वुडन पेडल्स ऑफ टेबल टेनिस बनाने के लिए यूज होता है। तो जनरली जो हमारी कॉमर्शियल कॉर्क होती है, ठीक है, कॉमर्शियल लेवल पे अगर हम बात करें, कॉमर्शियल कॉर्क, ठीक है, ये पूछा जाता है। कॉमर्शियल कॉर्क जो है दैट इज ओक ट्री, ठीक है ना। ओक ट्री की जो सबसे बेस्ट मानी जाती है कॉर्क, और ओक ट्री का जो आपका एग्जैक्ट नेम होता है, बायोलॉजिकल नेम होता है, दैट इज क्वर्कस सुबर, ठीक है। आपने अगर पढ़ा हो डिस्कवरी ऑफ सेल के अंदर, डिस्कवरी ऑफ सेल में जो रॉबर्ट हुक ने जो कॉर्क ली थी ना, वो भी कॉमर्शियल कॉर्क ही ली थी, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसका एग्जैक्ट नेम क्या है, क्वर्कस सुबर। तो आपसे कोई पूछ ले, ठीक है, कोई पूछ ले कि कॉमर्शियल कॉर्क कौन सी है, क्वर्कस सुबर वाले प्लांट से ले जाती है। क्लियर? हार्ड स्ट्रक्चर होता है, एयर टाइट स्ट्रक्चर होता है। तो एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आगे डिस्क्राइब करते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। बेटा आज का लेक्चर थोड़ा लेंदी हो गया है, ठीक है, तो जाइलम एंड फ्लोएम नेक्स्ट लेक्चर में बना देते हैं ताकि आपको भी देखने में प्रॉब्लम ना हो। बेटा इस वाले पार्ट को एक बार कंप्लीट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट में आपका जाइलम फ्लोएम कंप्लीट हो जाएगा, और कुछ थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे, उसका आपका जो है थोड़ा सा डीप ले लेंगे जाइलम और फ्लोएम, ठीक है ना। फिर हमारा प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एनिमल टिश्यू, ठीक है। यू मान के चलिए कम से कम 3 लेक्चर्स में मैं आपका एनिमल टिश्यू करवा दूंगी कंप्लीट, ठीक है। 3 लेक्चर्स में हमारा ओवर हो जाएगा, और इसके बाद फिर हमें करना है एक लेक्चर में आपका सेल वाला चैप्टर, ठीक है। तो कोशिश करूंगी आपका संडे से पहले नेक्स्ट संडे जो आ रहा है उससे पहले, क्योंकि नेक्स्ट संडे को आपका पेपर होना 13 को, तो तब तक आपका सेल में एक ही लेक्चर, बड़ा लेक्चर बना देंगे, चाहे 1 घंटे का बनाओ चाहे 1.5 घंटे का बनाओ, एक ही लेक्चर के अंदर आपको पूरा सेल कंप्लीट याद करवा देंगे, ठीक है ना। तो ये वाला आप कर लीजिए, सेल में आपको वहां पे रिवाइज करवा देंगे। क्लियर? ठीक है।
दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।